गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव से तो आप सभी परिचित होंगे। जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें नेक्ड आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो हम समझते हैं इस सूक्ष्म जीव के बारे में कि ये मनुष्य को कैसे कैसे लाभ पहुंचाते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना सूक्ष्मदर्शी, वो हर जगह पर होते हैं और करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं। हमें दिखाई नहीं देते, बहुत बारीक बारीक होते हैं, लेकिन जब ये कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं ना, तब हम इनको देख पाते हैं। ये कहाँ कहाँ रहते हैं? मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर कई प्राणी तथा पादपों पे पाए जाते हैं। जहाँ किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं होता है, गीजर के भीतर गहराइयों तक, तापीय चिमनी जहाँ ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वहां पर भी। अब ये गीजर क्या है? गीजर जो होते हैं ना, ये गर्म झरने होते हैं। ज्वालामुखी फूटता है, उससे लावा निकलता है। जो लावा बहुत गर्म होता है ना, पिघली हुई चट्टानें होती है, और वहाँ का जो पानी होता है वो भी एटमॉस्फेयर वहाँ का बहुत काफ़ी गर्म हो जाता है। यदि लावा पानी में मिल जाए तो पानी भी गर्म हो जाता है। तो ऐसे गर्म गर्म जो स्थान होते हैं, है ना, काफ़ी, वहाँ पर, या फिर बहुत जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी बॉयल हो जाता है, यहाँ पर भी बैक्टीरिया रहते हैं। फिर मृदा की बहुत अधिक गहराई में अगर जमीन को खोदा जाए तो वहाँ बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे, अंटार्कटिका हमने देखा ना कितना ठंडा है। जो पृथ्वी है उसके नॉर्थ साउथ पोल है वो बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, और वहाँ पर भी ये जो बैक्टीरियाज होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं ये उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ उच्च अम्लीय पर्यावरणीय स्थानों पर, है ना, बहुत ज़्यादा अम्लता होती है, वहाँ पर भी यह जिंदा रह सकते हैं। इतने अच्छे होते हैं कि हर परिस्थिति के अनुकूल ये ढल जाते हैं और जीवित रहते हैं। सूक्ष्मजीव विविध रूप, जैसे यहाँ पर नाम दे रखे हैं, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, सूक्ष्मदर्शी, पादप एवं प्राणियों से होते हैं ना, ये सब सूक्ष्म जीव है। इसके अलावा यहाँ पर और नाम आया है विषाणु, है ना। प्रोटोजोआ से, जीवाणु और कवक से आप लोग परिचित हैं, विषाणु से भी परिचित हैं, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी। लेकिन यहाँ जो दो हैं वो नाम नए आए हैं। एक का नाम है विरायड और दूसरा का नाम है प्रायोन। तो आप इनको समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ है। जो विरायड्स होते हैं ना, ये भी विषाणु की तरह होते हैं, लेकिन विषाणु से साइज में और ज़्यादा छोटे होते हैं। और इन विषाणु में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का खोल होता है, लेकिन जो विराइड्स होते हैं ना, इनमें इसका अभाव होता है। कैरेक्टर सेम विषाणु जैसा होता है, लेकिन इनका साइज भी बहुत छोटा होता है, और आरएनए और डीएनए का जो उनका आउटर लेयर होता है प्रोटीन का, वह इसमें नहीं पाया जाता है। और इसकी जो खोज है, विराइड्स की जो खोज है, वो टी.ओ. डाइनर ने की थी। और इन्होंने बताया था कि जो आलू होता है ना, उसका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक जो रोग होता है वह इसी विराइड्स के द्वारा होता है। दूसरा नाम यहाँ आ रहा है प्रायोन का। तो ये जो प्रायोन होते हैं ये भी एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, से बने होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होता है ना वो सेटिंग से ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह से ये किसी भी तह में जमने लगता है और प्रोयंस का निर्माण करता है। ये भी पौधे वगैरह में पाए जाते हैं। काफ़ी बीमारियां करते हैं, कुछ जंतु में करते हैं, कुछ पौधों में करते हैं। तो ये भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक होते हैं, है ना, प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन संक्रमित कारक होते हैं जो रोगों को फैलाते हैं। अब जीवाणु और अधिकांश कवक के समान सूक्ष्म जीवों में पोषक मीडिया पर उगाया जाता है ताकि ये वृद्धि कर सके और कॉलोनी का रूप ले सके, है ना। इन्हें नेक्ड आँखों से तो नहीं देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर चित्र भी दिखाए हैं। ये जो फर्स्ट वाला जो चित्र दिखाया गया है ये बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बैसिलस होते हैं, कोकाई होते हैं, और कॉमा आकार के होते हैं जिन्हें हम विब्रियो नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक स्पाइरल होते हैं। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये बैसिलस है। बैसिलस मीन्स छड़ के आकार के। और दूसरा यहाँ पर ये जो है बैक्टीरिया, ये कैसे है, राउंड शेप में है, गोल गोल है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, कोकाई।
और यहाँ लास्ट में हम देख रहे हैं तो ये देखिए बैसिलस है जिसमें फ्लैजिला लगे हुए हैं। फ्लैजिला जो होता है ना, इनको चलने में, शिकार पकड़ने में हेल्प करता है। तो ये फ्लैजिला इनका बहुत हेल्पफुल ऑर्गन होता है इनकी बॉडी में। बाकी कुछ नहीं होती है, एक कोशिका होती है और उसके अंदर जो होते हैं इनके कुछ जेनेटिक मटेरियल बिखरे से होते हैं। केंद्रक भी नहीं होता है स्पष्ट इनमें, केंद्रिक झिल्ली भी नहीं होती है, सिंपल सी एक कोशिका होती है जो पूरे काम को करती है। तो इस तरह से हमने यहाँ बैक्टीरियाज को देखा है ना। अब यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखाया गया है। कितना बड़ा? 1500x आवर्धित करके इसको दिखाया गया है। तो ये तो हमारे बैक्टीरिया आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो ये जो आपको चित्र दिखाई देता है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आप लोग इसको बनाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज का चित्र है। इसमें यहाँ ऊपर एक शीर्ष दिखा हुआ है, दूसरा कॉलर क्षेत्र है और तीसरा ये पूछनुमा पुच्छ प्लेट है और यहाँ पर सूची और एक इनकी भुजा इस तरह की निकली हुई है। तो ये कैसे बनते हैं? तो एक जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर जब वायरस हमला करता है तो वो उसके अंदर चले जाता है और वहाँ पर उसके जो डीएनए का यूज़ करने लग जाता है ना। बैक्टीरिया में जो डीएनए होगा ना उसका यूज़ करेगा। मोस्टली वायरस में आरएनए होता है, लेकिन ये जाके उसको इनकी सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है ना, किसमें? डीएनए आरएनए में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इनको ले लेता है और फिर लेने के बाद में क्या कर लेता है, उसकी बॉडी पे पूरा कब्जा कर लेगा और अपना डिवीज़न स्टार्ट कर देगा। वायरस क्या होगा, बहुत तेज़ी से ग्रो होगा इसमें और ग्रो होने के बाद में पूरे उस पर कब्जा कर लेगा उसके। और फिर जब काफ़ी सारी मात्रा में ये बन जाएंगे ना, तो इसकी जो भित्ति होती है, वैसे तो बैक्टीरिया की मिकोपेप्टाइड की बनी होती है, वो रैप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है और ये काफ़ी सारी मात्रा में पानी में बाहर निकल जाते हैं, है ना। ये गंगा नदी का जो पानी होता है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, तभी तो पानी वहाँ का खराब नहीं होता है। तो ये हमारे लिए लाभदायक हो गए, है ना। उस बैक्टीरिया के लिए तो हानिकारक हो गए क्योंकि उसको किल किया है इन्होंने, लेकिन हमारे लिए ये लाभदायक हो गए, है ना। ऐसे ही यहाँ पर एक और जो चित्र है वो शो कर रहा है एडिनोवायरस को। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये एडिनोवायरस है और एडिनोवायरस जो होता है श्वसन संबंधी रोगों को करता है। वैसे तो मोस्टली हम वायरस देखते हैं, जैसे अभी कोरोना को भी वायरस फैला रहा है ना। इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम, है ना, ये तो हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, एडिनो का नाम आ गया है। ये देखिए एडिनोवायरस, ये क्या कर रहा है, श्वसनी संक्रमण को उत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ पर ये एक और जो चित्र दिया हुआ है, ये डंडकार टोबैको वायरस का दिया हुआ है। ये डंडे आकार के जो टोबैको वायरस होते हैं ये तंबाकू में रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। क्या करते हैं, ये मोज़ेक वायरस, जो मोज़ेक रोग होता है तंबाकू के अंदर, टोबैको नाम दिया जाता है, टोबैको वायरस रोग, इसको ये वाले वायरस जो होते हैं ना ये करते हैं। तो इस प्रकार ये वायरस जो होते हैं ना ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। सिर्फ ओनली ऑन जब ये बैक्टीरियोफेज बनाते हैं तो हमें लगता है लाभदायक है, लेकिन अधिकतर जितनी भी बीमारियां होती है ना, सर्दी जुकाम की और इस तरह से जो रिलेटेड जो बीमारियां होती वायरस के द्वारा फैलाई जाती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ आ जाते हैं, हम इसमें देखते हैं कि पेट्री डिश एक दे रखी है जिसपे कॉलोनी की जीवाणु की कॉलोनी डेवलप हो रही है और यहाँ पर जो कवक है उनकी कॉलोनी डेवलप हो रही है। अब इससे पहले भी हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें इनके लाभों को भी बताया है, अच्छे से बना रखा है वो, आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों और उनसे व्युत्पन्न होने वाले उत्पादों को देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दूध से दही का बनना, है ना। किसको देखेंगे हम यहाँ पर, दूध से दही को बनना। तो दूध से दही जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये देखिए लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है जिसे LAB भी कहा जाता है, यह दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ी सी मात्रा में यदि दूध में हम इसको मिला देते हैं तो इसका जो होता है वो दही बन जाता है। कैसे बन जाता है, जो दूध प्रोटीन होता है उसको ये स्कंदित कर देता है और आंशिक रूप से पचा लेता है ना। तो ये जो निवेश द्रव्य के रूप में हम इसको काम करते हैं, तो इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और टेम्परेचर देखिए, आप लोगों के लिए बता दें कि
कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वह एक विशेष टेम्परेचर पे, बहुत ठंड है तब भी वर्क नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी वो बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो या से लेकर 40-45 तक भी हो तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ठंड के दिनों में दही अच्छा नहीं जमता है, और गर्मी जब बहुत पड़ती है तो वो एकदम फट सा जाता है। अच्छा जमाने के लिए इसको हल्का कुनकुना दूध किया जाता है ठंड में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर आप लोगों को यदि दही जमाना है तो हल्का सा उसमें निविष्ट द्रव्य डालिए और टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए, आपका दही बहुत अच्छा जमेगा। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए हम जो दूध पीते हैं वो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी में भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको स्कंदित करते हैं, है ना। जो एंजाइम्स होते हैं वो भी इसमें हेल्प करते हैं, तब जाके हमारा डाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ तो देखिए ना, बाहर की ओर ही ये स्कंदित हो चुका है और काफ़ी अच्छा इसमें आंशिक पाचन भी होना शुरू हो जाता है। तो ये जो दही होता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदे कारक होता है। तो आप लोग सभी लोग दही का प्रयोग रोज कीजिए। इससे एक और क्या फ़ायदा होता है कि B12 की जो मात्रा होती है वह भी इसमें बढ़ जाती है। B12 की मात्रा बढ़ने से इसकी गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले कई रोगों को रोकने में भी ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ये काफ़ी हेल्प करता है। तो आप सभी को दही लेना ज़रूरी हो गया है ना। अब क्या फ़ायदा होता है B12, तो देखिए आप इसको मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ इनको नोट भी कर लीजिए। कई बार एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है, तो हमको उस बैक्टीरिया का नाम लिखना है। इसके साथ साथ हमें यदि क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर तो लिखना ही है ना। और इससे क्या बढ़ रहा है, B12 बढ़ रहा है। इसके साथ में अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए हमने दाल चावल से जो ढोकला बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो ये सब जो होते हैं ये भी बैक्टीरिया के द्वारा किण्वित किए जाते हैं। फलस्वरूप इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बेस। अब ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जब फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, तो कौन सी गैस निकलती है, तो हम लिख सकते हैं CO2 गैस निकल सकती है। अब इसके बाद में ये जो इसमें बैक्टीरियाज कहाँ से आते हैं, ये फर्मेंटेशन कौन करता है, तो यहाँ पर जैसे हमने आटा लिया, इसके पानी मिलाया जाता है पहले, है ना, अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जाती है ब्रेड बनाने के लिए, और फिर उसके अंदर बेकर यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इस बेकर यीस्ट का नाम आप 100% याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, है ना। यहाँ आई भी लिख देती हूँ मैं, आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। कई एग्जाम्स में ये बेकर यीस्ट के नाम से पूछा गया प्रश्न है। पारंपरिक पेय और आहारों की बड़ी संख्या में सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वित करा के तैयार किया जाता है ना। जो जैसे यहाँ पर एक दक्षिण भारत का पेय पदार्थ दिया है ताड़ी, तौड़ी भी बोला जाता है, ताड़ के वृक्ष से इसको प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार की ये शराब होती है ना। अच्छी तो नहीं होती है लेकिन वहाँ पे ये फेमस है। तो ताड़ के वृक्ष का जो लिक्विड निकलता है उसको फर्मेंटेशन किया जाता है, उसको किण्वित किया जाता है। अब किण्वित करना यानी सड़ाना, एक साधारण सी भाषा में, हमारी भाषा में बोले तो उसको रख दिया जाता है, बदबू आने लगती है, सड़ जाता है वो, और उसके बाद में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भी निकलेगी, है ना, क्योंकि फर्मेंटेशन होगा तो, और यहाँ पे टोड़ी तैयार हो जाएगी। सूक्ष्म जीव का प्रयोग किण्वित मछली, सोयाबीन और बांस प्रहोर आदि के भोजन तैयार करने में भी किया जाता है ना। इसके अलावा मैं बताऊँ, ये जो चाय होती है ना, चाय का जो अच्छा टेस्टी फ्लेवर आता है, अलग अलग टेस्ट की चाय आती है, तो ये जो चाय की जो पत्तियाँ होती है ना, ओरिजिनल पत्ती में इतना फ्लेवर नहीं होता है, सिंपल सी होती है। अगर हम उसको डालेंगे तो कलर भी नहीं आता है ज़्यादा, वाइट सी रहती है, दूध या थोड़ा सा कलर चेंज होता है बस। लेकिन यहाँ पर भी क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा चाय पत्ती को उपचारित किया जाता है, और वो जो टेस्ट आता है उन्हीं सूक्ष्म जीवों का आता है। तो यहाँ पर देखें हम, इसके अलावा ये भोज्य पदार्थ तो बन गए हैं। इसके बाद में पनीर और चीज़, देखो सोयाबीन से भी टोफू बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है। इसके अलावा दूध से भी चीज़ पनीर बनाई जाती है, लेकिन इन सब में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, और इनके द्वारा इनकी विशेष संरचना बनेगी, अच्छा सा टेस्ट आएगा, सुगंध आएगी,
ये सब करने के लिए सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। अब कौन से सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो जो स्वीज है ना, स्विट्जरलैंड वाली जो चीज़ होती है उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, बड़ी सॉफ्ट होती है और महंगी भी होती है ना। तो इसके लिए जो प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शॉर्मेनाई नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है ना। ये नाम भी आप याद कर लीजिएगा, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शॉर्मेनाई बैक्टीरिया के द्वारा इस चीज का निर्माण किया जाता है। फिर इसके बाद में ये जो गड्ढे बने तो CO2 के कारण जो छेद बन गए ना, CO2 के कारण बन गए। फिर रॉकफोर्ड चूज जो होती है विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि। देखिए यहाँ ध्यान रखना है, ये शॉर्मेनाई जो है वो बैक्टीरिया है, लेकिन रॉकफोर्ड जो चीज बन रही है वो किसके द्वारा बन रही है? कवक के द्वारा बन रही है। दोनों में अंतर है काफी। और ये जो कवक की वृद्धि होती है इस वजह से इसमें सुगंध आने लगती है। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने घर में देख लिया सिंपल सा, लेकिन यहाँ पर हम औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर उद्योग में सूक्ष्म जीव का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होता है। मेनली जो मादक पेय हैं और एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक्स, ये बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। दोनों ही चीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है ना। कई लोगों को तो नशे की आदत हो जाती है इसलिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। जो भी लोग ड्रिंक करते हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ, आप लोग देखें तो कभी भी लाइफ में ड्रिंक मत कीजिएगा। दूसरों को इससे ज़रूर फ़ायदा होता है कि उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन हमारा शरीर पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, हमारा परिवार भी ख़त्म हो जाता है। कई लोगों का परिवार भी इस ड्रिंक के कारण ख़त्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सबसे पहले हमारा लीवर पे जो मादक पेय पदार्थ होते हैं ना, इनका लीवर पे अटैक होता है और लीवर सिरोसिस रोग भी हो जाता है। फिर इसके बाद में हमारी किडनी डैमेज हो जाती है, और किडनी और लीवर यदि गए तो फिर भाई प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी बॉडी कर ही नहीं पाएगी। और जितने भी ड्रिंक करते हैं वो कोई भी खूबसूरत नहीं दिखते। यदि आप लोगों को ब्यूटीफुल दिखना है तो आपको ड्रिंक नहीं करना है, आपका चेहरा वैसे ही अच्छा है। दही खाओ ना भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है भगवान ने, दही खाइए, है ना। तो मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, एंटीबायोटिक्स के बारे में तो पूरे चैप्टर में हमको पूरा पढ़ना है, इसको मैं आगे आता है तब मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी इसको। अब यहाँ पर इनको बनाने के लिए, दोनों चीज़ों को बनाने के लिए, चूँकि हमारे सिलेबस में है तो हमें मादक पेय पदार्थ पढ़ना पड़ेंगे। फर्मेंट या किण्वक का प्रयोग किया जाता है। किण्वित पेय पदार्थ, यहाँ पे सूक्ष्म जीव विशेषकर यीस्ट, है ना, इसको प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की और ब्रांडी और रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता आ रहा है। यीस्ट का नाम यहाँ पर है सैकेरोमाइसिस सेरेबिसी। ये वीवर्स यीस्ट के नाम से जानी जाती है। ब्रेड बनाने में, माल्टीकृत धान्यों और फलों के रस से एथेनॉल उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो फल होते हैं ना, जैसे एप्पल है, अंगूर है, इनका जो जूस निकलता है उसको फर्मेंटेट किया जाता है सूक्ष्म जीव द्वारा, तो एथेनॉल बनता है। एथेनॉल से ही तो ड्रिंक बनाई जाती है ना। ये सब जो होते हैं यीस्ट द्वारा भी एथेनॉल उत्पादित होता है। जैसे जो गन्ना होता है उसका शीरा होता है, उससे भी बियर ये अल्कोहल बनाया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संसाधन आसवन के बिना कच्चे पदार्थों पर डिपेंड करते हैं। वाइन और बियर का उत्पादन बिना आसवन के किया जाता है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम किण्वित रस से तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो चित्र दिया हुआ है, ये किसका चित्र दिया है? फर्मेंटर्स का दिया हुआ है। इनके अंदर जो फलों का जूस है उसको डाल दिया जाता है, या गन्ने का डाल देंगे या गेहूँ डाल देंगे, जो भी अलग अलग चीज़ों से अलग अलग पेय पदार्थ बनते हैं, और इनको यहाँ पर डालकर फर्मेंटेट किया जाता है। उसके बाद इनको उपचारित किया जाता है और पेय पदार्थ तैयार कर लिए जाते हैं। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण है, जिसे हम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो खोज है ना एंटीबायोटिक्स की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। ये क्यों महत्वपूर्ण है ये अब हम समझते हैं। एंटी का मतलब होता है खिलाफ, है ना, और बायो का मतलब होता है जीवन। तो ये जीवन के खिलाफ,
लेकिन हम लोगों के लिए ये वर्ड इस संदर्भ में नहीं आता है, यानी कि ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। किसके खिलाफ हो गए ये, तो जिसको मारेंगे उसके खिलाफ, लेकिन हमारे लिए, हमारी बॉडी को चूंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं तो हमारे लिए तो यूज़फुल है ना। यहाँ पर ही प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होता है जो इसका निर्माण सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है। ये दूसरे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को मंद कर देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहले खोज हुई है उसका नाम है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब इसकी खोज भी अचानक से हुई, ये भी एक बड़ी अच्छी कहानी सी लगती है ना, लेकिन ये हकीकत है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब भाई इसको तो आप वेरी आईएमपी कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यह पूछा गया है कि पेनिसिलिन जो है उसकी, तो यहाँ पर आपको उसका आंसर लिखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कैसे इन्होंने इसकी खोज की है, तो इन्होंने पहले क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफिलोकोकस पे, है ना। ये एक बैक्टीरिया होता है, इस पे कर रहे थे, लेकिन कभी क्या हुआ कि इनकी प्लेट को ये धोना भूल गए और रख कर चले गए। जब ये नेक्स्ट डे आए ना तो उस बैक्टीरिया के ऊपर काफ़ी सारी मात्रा में मोल्ड बन गए थे, ये मोल्ड्स उत्पन्न हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि यार ये क्या है जो इसकी वृद्धि को रोक रहे हैं, है ना। स्टेफिलोकोकस की वृद्धि होना चाहिए थी वहाँ पे, भाई वो साफ नहीं था तो वो उनको कॉलोनी को ग्रो करना था, लेकिन नहीं हुई वहाँ पर और वहाँ पर मोल्ड्स बन गए। तो इनका नाम, इस रसायन का नाम इन्होंने पेनिसिलिन रखा। और पेनिसिलिन जो होती है ना वो पेनिसिलिन नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होती है। इसके बाद में जब पेनिसिलिन की खोज हो गई उसके बाद अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक की पुष्टि की जिसका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में किया गया। फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे ने इसको लिए 1945 में नोबेल प्राइज भी इनको मिला है। किन किन को, फ्लेमिंग को, चेन और फ्लोरे को। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ना आज भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए कैसे ये बेनिफिशियल है कि इससे जो सूक्ष्म जीव हैं, देखो प्लेग, कौन कौन सी बीमारियां, प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रेसी। अब प्लेग के बारे में तो आप जानते हैं ना, जब अकाल पड़ा था 42 के लगभग आसपास की बात है, भारत में काफ़ी मात्रा में ये जो प्लेग है ये फैल चुका था। और मान लीजिए चूहे में जो पिस्सू होते हैं उनके अंदर इसके जो जीवाणु हैं वो पाए गए थे, तो ये उनके द्वारा सब दूर फैला दिए गए थे और एक दूसरे से एक दूसरे में महामारी के रूप में, जैसे अभी कोरोना नहीं फैल रहा है इसी तरह प्लेग भी फैल गया था। काली खांसी, इसमें बच्चे की जान चली जाती है, खूब खांसी आती है। फिर डिप्टीरिया गलघोटू रोग है और लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग है। अब तो कुष्ठ रोग देखने में बहुत कम मिलता है, इसका इलाज भी है। तो इसमें क्या होता है, जो उंगलियां वगैरह होती है ना ये सब गल जाती है, वाइट वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं और दर्द का आभास नहीं होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पूरी तरह हमारी बॉडी का खत्म होने लगता है। अगर कोई और जहाँ जहाँ ये रोग लग गया है ना वहाँ पे बिल्कुल एहसास नहीं होता, पिन भी चुभाई जाती है तो पता नहीं चलता है, तो ये कुष्ठ रोग होता है। ऐसे खतरनाक लोगों के लिए एंटीबायोटिक का निर्माण किया जा चुका है। तो सोचो हमारे लिए कितने लाभदायक है। अगर ये एंटीबायोटिक नहीं होते आज तो क्या हम इन बीमारियों पे काबू पा सकते थे, नहीं पा सकते थे। तो ये हमको पेनिसिलिन को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। फिर रसायन, एंजाइम एवं अनजैव सक्रिय अणु। कुछ विशेष प्रकार के रसायन जैसे कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल और एंजाइम, इनका व्यावसायिक और औद्योगिक उत्पादन सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं आप लोगों को अब पढ़ा रही हूँ ना ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई है, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए, पीएससी ले लीजिए, नीट ले लीजिए, टीचर वाली ले लीजिए, या कोई सी भी एग्जाम ले लीजिए आप, या आपकी 12th बोर्ड ले लीजिए। आपके 12th बोर्ड में या तो सही जोड़ी में आएगा या रिक्त स्थान में 100% आएगा। आप लोग मान के चलिए कि ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% आना है। तो यहाँ पे मैं बस आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे दीजिए, इसको मैं लिख लेती हूँ। वेरी आई
MP, है ना, 100% ये एग्जाम में आता ही आता है। तो समझते हैं, चलिए अब इसको हम अम्लीय, अब सबसे पहले हम अम्लीय उत्पाद के देखेंगे। तो इसमें हम कार्बनिक अम्ल से रिलेटेड हम जो अम्लीय उत्पाद है उसको समझ रहे हैं। सबसे फर्स्ट नाम होता है इसमें आएगा वो है सिट्रिक अम्ल। एस्परजिलस नाइगर कवक से प्राप्त किया जाता है ना, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है? एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक कवक होता है। सेकंड यहाँ नाम है एसिटिक अम्ल का, जो एसिटोबैक्टर एसिटाइज जीवाणु के द्वारा प्राप्त होता है ना। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, है ना। यदि सही जोड़ी आई ना तो इधर तो इनके नाम आ जाएंगे और इधर ये लिखा होगा कि ये किससे, तो बैक्टीरिया कवक के जो नाम है ना ये लिखे होंगे, तो आपको इससे मैचिंग करनी होगी या फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड है एसिटिक अम्ल का एसिटोबैक्टर एसिटाइज से। अभी सिट्रिक अम्ल क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, है ना। प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में आता है, और ऐसे ही एसिटिक अम्ल भी प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है ना। जेम, जेली, अचार वगैरह आप बनाते हैं, वो खराब हो जाते हैं हमारे घरों में, लेकिन मार्केट के नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या एसिटिक एसिड डाल दिया जाता है। सिट्रिक एसिड का भी यही काम है। अच्छा, ये सिट्रिक एसिड जो होता है ना स्वाद में खट्टा होता है। कई बार हमको कुछ खटाई बनाना होता है, जैसे हम खमन ढोकला बनाते हैं तो भी थोड़ी सी मात्रा इसकी डाल देते हैं ताकि उसमें खट्टा खट्टा फ्लेवर आए। अब तीसरा हमारा है ब्यूट्रिक अम्ल। इसको क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिक एक प्रकार का जीवाणु होता है, इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। और लास्ट में हमारा आ गया लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक बैसिलस के द्वारा प्राप्त होता है। तभी तो हमारा दही कैसा लगता है? स्वाद में खट्टा लगता है ना। तो इसमें क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है? अम्ल के बारे में तो जनरली यही कहा जाता है, सबसे पहली लाइन क्या, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल जो होता है वो लैक्टोबैसिलस से प्राप्त होता है। एथेनॉल के बड़े पैमाने पे उत्पाद जो होता है वो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसाइस के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये लाइपेज, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो लाइपेज अपमार्जक के रूप में या कपड़े की धोने के रूप में, तेल निकालने के रूप में, है ना। तेल के धब्बे यदि कपड़ों पे लग जाते हैं तो लाइपेज का प्रयोग किया जाता है। अब यदि आप लोगों ने देखा, हम घर पे जो रस निकालते हैं और बाजार के रस में काफ़ी डिफरेंस होता है, एकदम क्लियर होता है बाजार का रस, है ना। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें क्या मिलाया जाता है? पैक्टिनेजिज और प्रोटीएजिज, ये दोनों उसके अंदर मिलाए जाते हैं। ये जो पैक्टिनेजिज और प्रोटीएजिज होते हैं ना, एंजाइम्स होते हैं, इनको मिलाया जाता है। इससे बोतल का रस जो होता है अधिक साफ और स्वच्छ होता है। अब नेक्स्ट हम नाम जो देख रहे हैं वो है बैक्टीरिया का, और वो बैक्टीरिया कौन सा है? स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस, है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? देखिए, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग उन रोगियों की रक्त वाहिकाओं का थक्का हटाने या थक्का स्फुटन के रूप में किया जाता है, जिन्हें हृदयघात या अग्र मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि जो हार्ट होता है उसकी जो कैरोनरी धमनीज होती हैं या जो छोटी छोटी वेंस होती है, इनमें क्या होता है? ब्लड का क्लॉट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ब्लड, और फिर सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है और अटैक आने के चांसेस होते हैं ना जी। ये लिखा है ना, अग्रक मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है ना, रक्त का थक्का जम जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसको रोकने के लिए, इसको हटाने के लिए इस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको डेवलप्ड किया जाता है, और फिर इसको डाला जाता है तो वो जो थक्का है वो वहाँ से हट जाएगा। तो ये हमारे लिए कितने ज़्यादा लाभदायक हो चुका है। फिर इसके बाद में एक और नाम आ रहा है, वो नाम है साइक्लोस्पोरिन ए का। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की नाक डैमेज हो जाती है, गाल डैमेज हो जाता है किसी वजह से, तो यहाँ पे ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। आप लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी का नाम भी सुना होगा कि बिल्कुल सेट करके नया चेहरा बना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी किसी और को रिसीव नहीं करती है। हमारा नेचर होता है कि कोई चीज़ बाहर की आती है तो हम उसको भगा देते हैं। कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी हम पे हमला करता है ना, तो हमारी WBC जो हमारी सुरक्षा गार्ड है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, तो वो उसको मार के भगा देते हैं। तो सेम स्थिति यहाँ पर भी बनती है।
कि कोई भी अंग का प्रत्यारोपण किया जाए, ग्राफ्टिंग की जाए, है ना, कहीं से भी निकाल के किसी और की स्किन को हमारी बॉडी में लगाया जाए, या स्किन ना ली जाए तो किसी और चीज को, किसी जैसे हर्निया हो जाता है तो जाली को डाला जाता है, तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये जो साइक्लोस्पेरिन मेडिसिन है इसको दिया जाता है। ये कैसे काम करती है? इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में यह काम करती है और रोगियों की रक्षा करती है। अब ये जो दवाई है ना, ये किससे किससे प्राप्त की जाती है? ये जो दवाई होती है ना, ये ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। जैसे यहाँ ये बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती थी ना क्लॉट हटाने की दवाई, ऐसे ही यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव की जो दवाई होती है साइक्लोस्पेरिन ए, ये ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद में मोनास्कस प्यूरी परप्यूरियस यीस्ट से उत्पन्न स्टेनिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को करने में किया जाता है। अब आप देखें ना, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो रही है वो यही हो रही है। अधिकतर लोगों में फैटी हो रहे हैं लोग, हाई बीपी हो रहा है उन लोगों का, और उनका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जा रहा है। धमनियाँ कैसे चोक होती है? यही तो कोलेस्ट्रॉल चोक करता है ना, वसा का जमाव होने लगता है वहाँ पे। वसा जैसे जैसे बढ़ती है ना उस धमनी के ऊपर, जो हमारी धमनियां बनी हुई है ना वो बहुत पतली पतली सी होती है और इनमें आसानी से ब्लड फ्लो होता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वसा का ये कोलेस्ट्रॉल का जमा होने लगता है और फलस्वरूप क्या होता है, कहीं कहीं पे ये ज़्यादा हो जाता है, ये थक्के के रूप में हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, ये ब्लड निकलना बंद हो जाता है, इसको चॉक कर देती है। तो इसको रोकने के लिए, है ना, क्या नाम बताया है, मोनोस्कस परप्यूरियस यीस्ट से किसका उत्पादन किया जा रहा है? स्टेनिन, स्टेटिन का। तो जो स्टेटिन जो होती है रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। फिर कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संबंधन के निरोधन की तरह ये काम करती हैं। तो आज हमने इतने सारे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा और जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग और इससे आगे का जो चैप्टर है वह कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना। और इसी के साथ हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सूक्ष्म जीवों के साथ। ओके, बाय।